हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है कुछ क्रिटिकल टर्म्स। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टर्स और रेटोरिक और मिथ जैसे टर्म्स को समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन के बारे में। ग्रीक ऑथर थियोफेटस, characterization showing versus telling, innovative and modern characterization, modern novelist and characters flat and round। इस जो टर्म था इसे सबसे पहले ग्रीक के ऑथर थियोफ्रेटस ने बताया था। इसमें हमें मेनली टेलिंग वर्सेस शोइंग का कंट्रास्ट देखने को मिलता है, क्या दिखाया जाता है और क्या बताया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे टेलिंग की। ये एक नैरेटिव समरी की एक विधि है जहाँ लेखक मीन्स ऑथर कथा के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिस्टिंक्टिंग ट्रेट्स, मोटिव्स और डिस्पोजिशंस का जो स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं और बताते हैं। जो ऑथर है वो रीडर्स को कैरेक्टर के इनर वर्किंग, फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताने के लिए उसके स्टेप्स बिहाइंड होते हैं, मतलब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि हम उसके बारे में बताएंगे। इस विधि की क्रिटिसिज्म एक वियोलेशन ऑफ आर्टिस्ट्री के रूप में की गई है। ये ट्रेडिशनल रियलिस्टिक नॉवल से जुड़ी हुई होती है। शोइंग ये ड्रामेटिक मेथड है जहाँ कैरेक्टर के क्वालिटी को उनके स्पीच, टॉक और एक्शन के माध्यम से इम्प्लिसिटी किया जाता है। लेखक की आवाज़ दबी हुई रहती है जिससे रीडर को सीधी तरह पता चलता है कि वो क्या करते हैं और क्या करते हैं। उसी से उनके मोटिव्स और डिस्पोजिशन के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये जो विधि होती है ये कुछ क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी क्योंकि ये रीडर को एक रियल लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं उसके स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा करने के लिए एक बताती थी कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम उसे देख और सुन रहे हैं। इनोवेटिव एंड मॉडर्न कैरेक्टराइजेशन में रीडर्स एक मॉडर्न जो लिए क्रिटिक्स होते थे उनके द्वारा जो कैरेक्टराइजेशन के ट्रेडिशनल रियलिस्टिक मॉडल को अस्वीकार करने की ओर इशारा करता है, जैसे कि क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। हेनरी जेम्स और पर्सी लेबॉक जैसे क्रिटिक्स ने जो ये कैरेक्टर्स है उनको बताने की जो प्रथा होती है उसको आर्टिस्टिकली लिमिटिंग माना और शोविंग की जो दिखाने की जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ड्रामेटिक मेथड का समर्थन किया था। मॉडर्न नॉवेलिस्ट जैसे कि जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों ने नॉवेलिस्ट इनोवेशंस का यूज़ किया जो ट्रेडिशनल नॉवल के सजीव पात्रों को लाइफ कैरेक्टर्स को भी त्याग लगने लगते थे कि ये जिंदा है कि नहीं, ये समझ नहीं आता था। ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स अक्सर कैरेक्टर को उनकी वर्क्स के विजन्स में दिखाए जाते थे, एक व्यवस्थित और नेचुरलाइज सेल्फ से दूर होकर एक ज़्यादा फ्रेगमेंट होकर दिखाया जाता था। कैरेक्टर्स फ्लैट एंड राउंड। एम फॉस्टर ने अपने एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में के पात्रों मीन्स कैरेक्टर के प्रकार को अलग अलग करने के लिए एक ज़्यादा फेमस शब्दावली को दिखाया था, जैसे कि फ्लैट कैरेक्टर्स। ये 2 डायमेंशनल होते थे, ये एक ही आइडिया या क्वालिटी के चारों ओर बनाए जाते थे और इन्हें सिंगल प्रेज और सेंटेंस में आसानी से बताया जा सकता था। ये पूरी कहानी के एक अनिवार्य रूप से एक जैसे रहते थे। ये प्लॉट के जो अंदर काम करने के कॉमिक रिलीफ प्रदान करने के लिए यूज़फुल होते थे। राउंड कैरेक्टर्स कि 3 डायमेंशन। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें गुड एंड बैड क्वालिटीज़ दोनों होती है। वे सरप्राइज और चेंज में सक्षम होते थे और उन्हें एक सिंगल फ्रेज में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता था। इन्हें शेक्सपियर से डिकेंस तक की परंपरा जो थी उनमें ग्रेटर डिग्री के डेवलपमेंट की प्रतिनिधि करते हुए देखा जा सकता था। फॉस्टर का मानना था कि एक सफल नॉवल को दोनों प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम बात करते हैं रेटोरिक के बारे में। एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स कंसीडर्ड रेटोरिक अ वर्बल मीडियम ऑफ इमिटेशन। क्लासिकल थियोरीज एनालाइज्ड द इफेक्टिव rhetorical discourse according to the 5 canons of rhetoric: invention, arrangement, style, memory and delivery, canons and scope और figurative language। रेटोरिक एक फिलोसॉफिकल, थियोक्रिटिकल और प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के रूप में बताया जाता था जो किसी भी दिए गए मामलों में मीन्स कि
किसी भी समझने के साधन या सामग्री से संबंधित हो सकते हैं। इसका जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो जो रीडर्स हैं उन पर इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इफ़ेक्ट दिखाना। एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में रेटोरिक को वर्बल मीडियम के इमिटेशन माना था। बाद के जितने भी क्लासिक एरा के रेटोरिशियंस ने वर्बल स्ट्रक्चर से हटाकर अपना ध्यान किसी और काम के मोरल बेसिस और दर्शकों पर उसके इमोशनल इफ़ेक्ट पर चिंता दिखाना केंद्रित कर दिया। एरिस्टोटल के जो मार्गदर्शन थे, जो उनके रूल्स थे, उनका पालन करते हुए क्लासिकल थियोरिटीज़ ने इफ़ेक्टिव रेटोरिकल डिस्कोर्स का विश्लेषण रेटोरिक के 5 कैनन्स के हिसाब से करना शुरू किया: इन्वेंशन, अरेंजमेंट, स्टाइल, मेमोरी और डिलीवरी। कैनन्स एंड स्कोप। क्लासिकल रेटोरिक में स्टाइल का अध्ययन, उसके एजुकेशन शामिल था, जिससे फिगरेटिव लैंग्वेज और ऑरेटरी का 3 मेन क्लास बनते थे। जैसे कि था डेलिबरेटिव, मतलब किसी सार्वजनिक नीति नियम के मामले में अपनाने या अस्वीकार करने जैसे कोर्स ऑफ एक्शन की सिफारिश करने या उसका विरोध करने के लिए एक ऑडियंस को प्रोड्यूस करना। फोरेंसिक, उदाहरण के लिए एक जुडिशियल ट्रायल में किसी व्यक्ति के कार्यों की निंदा करना, उसकी बुराई करना या अप्रूवल प्राप्त करना। एपिडिक्ट, एप्रोप्रिएट, आमतौर पर किसी सेरेमनी के टाइम पर, किसी अवसर पर किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के जो प्रशंसा की जाती थी उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, और ऐसे करने में ऑरेटर को अपनी टैलेंट्स और स्किल का बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़ता था। फिगरेटिव लैंग्वेज स्टाइल में इसमें कैनन के एक अंदर एक मेन एलिमेंट है और इसे एक विशेष इफेक्ट प्राप्त करने के लिए लिटरल या कस्टमरी से हटाकर वर्बल एक्सप्रेशंस के रूप में परिभाषित किया गया था। प्रेजेंट में फिगरेटिव लैंग्वेज का जो विश्लेषण है, जो बताया जाता है, रेटोरिक के सामान्य गोल्स से हटकर इंडिपेंडेंट हो गया है, और इसका जो रीडिंग है इसकी वो लिटरेरी क्रिटिक्स और थियोरिटीज द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मिथ के बारे में। Myth in literary criticism is a broad term that refers to the study of traditional tales of cultural significance and their recurring patterns, known as archetypes within literary works. The Greek word mythos originally meant word, speech, or story. Myth versus folklore, myth and modern culture, myth and modernism, major critiques. अब बात करते हैं मिथ के बारे में। मिथ जो लिटरेचर की जो क्रिटिसिज्म है उसमें एक व्यापक, एक बहुत ही फैला हुआ टर्म है, जो एक सांस्कृतिक महत्व की ट्रेडिशनल टेल्स और उनके रिकरिंग पैटर्न्स, मतलब बार बार होने वाले पैटर्न्स, जिन्हें आर्कटाइप के रूप में जाना जाता है। इसका साहित्यिक कामों में जो अंदर जो हम पढ़ते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। ये मिथ क्रिटिसिज्म या आर्टिपिकल क्रिटिसिज्म नाम के एक विचार की एक स्कूल के लिए सेंट्रल है। क्लासिकल ओरिजिन, ग्रीक शब्द जो है ये मैथोस का मूल अर्थ होता है वर्ड्स, स्पीच या स्टोरी। क्लासिकल ग्रीक और मॉडर्न स्कॉलरशिप में एक मिथ एक बहुत ही एंशिएंट उत्पत्ति के ट्रेडिशनल टेल में का है। इस मिथ का यूज़ आमतौर पर बहुत ही चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटीज़ मतलब देवता और बाकी के सुपरनैचुरल बीइंग्स के एक्शंस और एक्टिविटीज़ को बताने के लिए। ये प्राइमरली वैल्यूज़, बिलीव्स और एटीट्यूड को निर्धारित करता है जो सोसाइटी में रखते हैं। मिथ वर्सेस फॉल्कलोर। मिथ का जो अध्ययन होता है वो आमतौर पर स्टोरी को स्कैट या फॉल्कलोर से सुपीरियर मानता है, जिसे केवल एक फैनफुल टेल या फिर एक फैंसीफुल टेल के रूप में देखा जा सकता है। कॉन्टेम्परेरी क्रिटिसिज्म में मिथ टर्म ज़्यादा व्यापक रूप से ज़्यादा फैला, जिसका अर्थ है कि कोई भी स्टोरी, ग्रुप ऑफ स्टोरीज़ या कल्चर बिलीव जिसका मेनली सोशल मीनिंग है, ज़रूरी नहीं कि उसमें डिवाइन या सुपरनैचुरल कंटेंट हो। इसका एक उदाहरण था द अमेरिकन सक्सेस मिथ। मिथ में 4 टाइप के मिथोई बहुत ही ज़्यादा फेमस माने गए। फे ने सभी लिटरेचर के जो आर्कटिपिकल पैटर्न्स को 4 मेन नैरेटिव जॉनराज में बांट दिया था, जो सीजनल साइकिल के बारे में बताते थे। जैसे कि स्प्रिंग मतलब कॉमेडी, मतलब कि बर्थ या फिर न्यू बिगनिंग।
समर मतलब रोमांस, एडवेंचर या फिर कोई फुलफिलमेंट या फिर कोई बहुत ही करेजेबल वर्क। ऑटम मतलब कि ट्रेजेडी या किसी का फॉल या फिर कोई बलिदान। विंटर मतलब कि आयरनी एंड सटायर, डिसोल्यूशन एंड डार्कनेस। यहाँ पर इसके मेजर क्रिटिक्स भी हैं, जैसे कि सर जेम्स फ्रेजर और कार्ल जंग, मॉट बुटकिन और रिचर्ड चेस। ऐसे बहुत सारे मेजर क्रिटिक्स ने मिथ में अपना योगदान दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।